हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग को हिंदी का पूरक वाचन 3 छोटा जादूगर पढ़ाने वाली हूँ। इसको लिखने वाले इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। इनका जन्म 1889 ईस्वी में, निधन यानी मृत्यु 1936 ईस्वी में हुआ था। इनके बारे में हम पढ़ते हैं। प्रसाद जी का जन्म काशी के प्रसिद्ध सुंघनी साहू घराने में हुआ था। ये छायावाद के प्रसिद्ध कवि हैं। गद्य के क्षेत्र में उन्होंने नाटक, उपन्यास, निबंध तथा कहानी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। कामायनी उनकी कृति का अमर स्तंभ है। छोटा जादूगर कहानी के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी ने समाज की एक ऐसी विसंगति की ओर इशारा किया है जहां एक नन्हा बालक रोजी रोटी के लिए निकल पड़ता है। विशेष बात तो यह है कि बच्चे के पिता देश की सेवा के कारण जेल गए हैं। जयशंकर प्रसाद के बारे में यहाँ बताया गया है कि 1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 1936 में इनकी मृत्यु हो गई। प्रसाद जी का जन्म काशी के प्रसिद्ध सुंघनी साहू घराने में हुआ था। ये छायावाद के प्रसिद्ध कवि हैं। गद्य के क्षेत्र में इन्होंने नाटक, उपन्यास, निबंध तथा कहानी के क्षेत्र में उल्लेखनीय यानी वर्णनीय योगदान दिया है। कामायनी उनकी कीर्ति यानी यश का अमर स्तंभ है। छोटा जादूगर कहानी के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी ने समाज की एक ऐसी विसंगति यानी संगति की अभाव यानी कमी की ओर संकेत किया है जहां एक नन्हा बालक, छोटा बच्चा रोजी रोटी के लिए निकल पड़ता है। विशेष बात तो यह है कि बच्चे के पिता देश सेवा के कारण जेल गए हैं। हम लोग इस पाठ को पढ़ेंगे और जानेंगे। कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। विनोद का मतलब होता है हंसी मजाक। कलनाद यानी स्वर ध्वनि, गूंज रहा था यानी फैल रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास जहाँ एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर यानी गहरी, विषाद यानी दुख, उदासी के साथ धैर्य अर्थात धीरज की रेखा यानी सीमा थी। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ यानी खींचा चला गया। उसके अभाव यानी कमी में भी संपूर्णता यानी पूर्णता थी। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? मैंने सब देखा। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौने पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है, नालायक है। उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं दिखा सकता हूँ। उसने बड़ी प्रगल्भता यानी मुखरता से कहा। उसकी वाणी में कहीं रुकावट न थी। यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था, अर्थात हंसी मजाक का स्वर चारों तरफ फैला हुआ था। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास जहाँ एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर एक मोटी सी सूत की यानी कॉटन की रस्सी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गहरी दुख विषाद थी, लेकिन उसके साथ ही धीरज की सीमा भी थी। मैं उसकी ओर न जाने क्यों खींचा चला गया। उसके कमी में भी संपूर्णता थी। उसके पास कुछ नहीं था, फिर भी वह संतुष्ट था। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? तो उस लड़के ने जवाब दिया कि मैंने सब देखा। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा मालूम है। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है, बिना काम के है। उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं दिखा सकता हूँ। उसने बड़ी प्रगल्भता यानी मुखरता से कहा। उसकी आवाज़ में कहीं रुकावट नहीं थी। आगे पढ़ेंगे। मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या है? वहाँ तुम गए थे? नहीं, वहाँ मैं नहीं जा सकता, टिकट लगता है। मैंने कहा, तो चलो, मैं वहाँ पर तुमको लिवा चलूँ। मैंने मन ही मन कहा, भाई आज के तुम ही मित्र रहे।
उसने कहा, वहाँ जाकर क्या कीजिएगा, चलिए निशाना लगाया जाए। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो फिर चलो पहले शरबत पी लिया जाए। उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया। मनुष्यों की भीड़ से जाड़े की संध्या भी वहाँ गर्म हो रही थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। राह में ही उससे पूछा, और तुम्हारे कौन हैं? माँ और बाबूजी। लेखक कह रहे हैं कि उसकी आवाज़ में कोई रुकावट नहीं थी। मैंने फिर पूछा, और उस पर्दे में क्या है, वहाँ तुम गए थे? वह जवाब दिया, नहीं, मैं वहाँ नहीं जा सकता, टिकट लगता है। फिर मैंने कहा, तो चलो हम वहाँ पर तुमको लेकर चलते हैं। मैंने मन ही मन कहा कि आज तुम ही मेरे मित्र रहे, दोस्त रहे। लड़के ने कहा, वहाँ जाकर क्या कीजिएगा, चलिए निशाना लगाया जाए। फिर लेखक कहते हैं कि मैंने उससे सहमत होकर यानी राज़ी होकर कहा, तो फिर चलो पहले शरबत पी लिया जाए। मेरी बात सुनकर उसने स्वीकार यानी मंजूर की सूचक यानी संकेत से सिर हिला दिया। मनुष्यों की भीड़ से जाड़े यानी ठंडी की शाम भी वहाँ गर्म हो रही थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। रास्ते में ही उससे पूछा, तुम्हारे और कौन हैं? उसने बताया, माँ और बाबूजी। आगे पढ़ते हैं। उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया। बाबूजी जेल में हैं। क्यों? देश के लिए, वह गर्व से बोला। और तुम्हारी माँ? वह बीमार है और तुम तमाशा यानी खेल देख रहे हो। उसके मुंह पर तिरस्कार यानी अपमान की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला हूँ। कुछ पैसे ले जाऊँ तो माँ को पथ्य दूंगा। पथ्य यानी रोगी का आहार। मुझे शरबत न पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता यानी खुशी होती। मैं आश्चर्य यानी विस्मय से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ जी बीमार हैं, इसलिए मैं नहीं गया। कहा, जेल में जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो मैं क्यों न दिखाकर माँ की दवा दारू करूँ और अपना पेट भरूँ। लेखक कह रहे हैं कि जब वो बताया कि माँ और बाबूजी हैं तो उन्होंने कहा कि उन्होंने तुमको यहाँ आने से रोका नहीं, मना नहीं किया। तो लड़के ने बताया कि बाबूजी जेल में हैं। लेखक पूछते हैं क्यों? तो लड़का बताता है कि देश के लिए गर्व से बोलता है। और तुम्हारी माँ? वह बीमार है। फिर लेखक कहते हैं कि और तुम तमाशा यानी खेल देख रहे हो। लड़का कहता है, उसके मुंह पर अपमान की हंसी फूट पड़ती है और कहता है कि तमाशा यानी खेल देखने नहीं, दिखाने निकला हूँ। कुछ पैसे ले जाऊँगा तो माँ को रोगी का आहार दूंगा। मुझे शरबत न पिलाकर अगर आपने मेरे खेल को देखकर मुझे कुछ पैसे दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती, खुशी होती। उसकी बात सुनकर लेखक कहते, मैं विस्मय आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगता हूँ। हाँ, सच कहता हूँ बाबूजी, माँ जी बीमार है, इसलिए मैं नहीं गया। लड़का बताता है लेखक को। लेखक पूछते हैं कहाँ? तो लड़का बताता है, जेल में जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो मैं क्यों न दिखाकर अपने माँ की दवा करूं और अपना पेट भरूं। मैंने दीर्घ निश्वास लिया। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। मन व्यग्र हो उठा। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पर पहुँचे जहाँ खिलौने को गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीदकर उस लड़के को दिए। वह निकला पक्का निशानेबाज। उसका कोई गेंद खाली नहीं गया। देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में बांधे, कुछ जेब में रख लिए गए। लड़के ने कहा, बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए, मैं चलता हूँ। वह 9-2-11 हो गया। मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आँख बदल गई यानी परिवर्तन हो गया। मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता रहा। झूले के पास लोगों का ऊपर नीचे आना देखने लगा। अकस्मात किसी ने ऊपर के हिंडोले यानी झूले से पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन? मैं हूँ छोटा जादूगर। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि मैंने
उसकी बात सुनकर दीर्घ निश्वास यानी लंबी सांस लिया। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। मन व्यग्र यानी बेचैन हो उठा। मैंने उससे कहा, चलो अच्छा निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पर पहुँचे जहाँ खिलौनों को गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीदकर उस लड़के को दिए। वह लड़का पक्का निशानेबाज निकला। उसका कोई गेंद खाली नहीं गया। उसे देखने वाले लोग चकित रह गए। उसने 12 खिलौनों को समेट लिया। बटोर लेना यानी समेट लिया, उठा लिया। लेकिन उठाता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में उसने बांधे, कुछ जेब में रख लिए। लड़के ने कहा, बाबूजी आपको खेल दिखाऊंगा, बाहर आइए, मैं चलता हूँ। और इतना कहकर वह भाग गया। 9 2 11 होना कि भाग जाना। लेखक कह रहे हैं कि मैंने मन ही मन यह देखकर कहा कि इतनी जल्दी वह बदल गया। आँख बदल जाना यानी परिवर्तन होना। आगे लेखक कह रहे हैं कि मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर घूम रहा था। झूले के पास लोगों का ऊपर नीचे आना देखने लगा। अकस्मात यानी अचानक किसी ने ऊपर के झूले से पुकारा, बुलाया, बाबूजी। यह सुनकर मैंने पूछा, कौन? तो वह बोला, मैं हूँ छोटा जादूगर। आगे पढ़ते हैं। कोलकाता के सुरम्य यानी सुहावने बोटानिकल उद्यान यानी बाग में लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। बातें हो रही थी। इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। हाथ में 4 खाने की खादी का झोला, साफ जांघिया यानी जांघ तक पहनने वाले वस्त्र और आधी बाहों का कुर्ता, सिर पर मेरा रुमाल सूत की रस्सी से बंधा हुआ था। मस्तानी चाल से झूमता हुआ आकर कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं। नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं, फिर उसके बाद क्या गाना बजाना होगा बाबूजी। लेखक आगे बताएं कि कोलकाता के सुहावने बोटानिकल उद्यान यानी बाग में लाल कमलिनी यानी कमल से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों यानी पेड़ों की छाया में अपनी मंडली यानी समूह के साथ बैठा हुआ मैं जलपान यानी नाश्ता कर रहा था। बातें हो रही थी। इतने में वहीं छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। हाथ में 4 खाने की खादी का झोला और जांघिया और आधी बाहों का कुर्ता, सिर पर मेरा रुमाल सूत की रस्सी से बंधा हुआ था। मस्तानी यानी मस्त चाल से झूमता हुआ आकर कहने लगा मुझसे कि बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं। उसकी बात सुनकर लेखक कहते हैं, नहीं जी, अभी हम लोग जलपान यानी नाश्ता कर रहे हैं, फिर उसके बाद क्या गाना बजाना होगा बाबूजी। लड़का कहता है। आगे पढ़ेंगे। नहीं जी, तुमको क्रोध से कुछ कहने जा रहा था। श्रीमती ने कहा, दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो बहले। मैं चुप हो गया क्योंकि श्रीमती की वाणी में वह माँ की सी मिठास थी जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता। उसने खेल आरंभ किया। उस दिन कार्निवल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय यानी अदाकारी करने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर घुड़कने लगा। गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा वर काना निकला। लड़के की वाचालता यानी बहुत बोलने वाले से ही अभिनय हो रहा था। सब हंसते हंसते लोट-पोट हो गए। मैं सोच रहा था, बालक को आवश्यकता ने कितने शीघ्र यानी जल्दी चतुर यानी चालाक बना दिया। यही तो संसार है। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ गई। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि जब लड़का पूछता है कि गाना बजाना होगा बाबूजी नाश्ता होने के बाद, तो नहीं जी कहकर तुमको क्रोध से कुछ कहने जा रहे थे गुस्से में उस लड़के को। तभी उनकी पत्नी कह रहे हैं कि श्रीमती ने कहा, दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन बहलेगा यानी मनोरंजन होगा। उनकी बात सुनकर मैं चुप हो गया क्योंकि श्रीमती की बाड़ी यानी आवाज़ में वह माँ की सी मिठास थी, प्रेम था जिसके सामने किसी भी लड़के को मना नहीं किया जा सकता। उसने खेल शुरू किया। उस दिन कार्निवाल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय यानी अदाकारी करने लगे थे।
भालू जैसे लग रहा था मनाने लगा है, बिल्ली रूठने लगी है, नाराज होने लगी है, बंदर डांटने लगा है। गुड़िया का शादी हुआ। गुड्डा जो उसका वर था वह एक आंख से काना निकला। लड़के की वाचालता यानी बहुत बोलने से ही अभिनय यानी अदाकारी हो रहा था। सब हंसते हंसते लोटपोट हो रहे थे। सब मैं सोच रहा था बालक को उसकी ज़रूरत ने कितने जल्दी ही चतुर बना दिया है, और यही तो संसार है। आगे लेखक कह रहे हैं कि ताश के पत्ते सब लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। गले की उसकी सूत डोरी के टुकड़े टुकड़े होकर फिर जुड़ गई। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। यह देखकर मैंने कहा, अब हो चुका, अपना सारा खेल समेट लो, अब हम लोग भी जाएंगे। आगे पढ़ेंगे। श्रीमती ने धीरे से उसे 1 रुपया दे दिया। वह उछल उठा। मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती ने कहा, अच्छा, तुम इस रुपये से क्या करोगे? पहले भर पेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूँगा। मेरा क्रोध अब लौट आया। मैं अपने पर बहुत क्रुद्ध यानी नाराज़ होकर सोचने लगा, ओह, कितना स्वार्थी हूँ मैं। उसके 1 रुपये पाने पर ईर्ष्या करने लगा था। वह नमस्कार करके चला गया। हम लोग लता कुंज देखने के लिए चले। उस छोटे से बनावटी जंगल से संध्या साय साय करने लगी थी। अस्ताचलगामी यानी डूबते हुए सूर्य की अंतिम किरण वृक्षों की पत्तियों से विदाई ले रही थी। एकदम शांत वातावरण था। लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर जा रहे थे। रह रहकर छोटा जादूगर स्मरण होता यानी याद होता था। सचमुच वह एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? लेखक यहाँ पे बता रहे हैं कि उनकी पत्नी ने धीरे से उसे 1 रुपया दे दिया। वह रुपये को पाकर खुशी के मारे उछल पड़ा। मैंने लड़के से कहा, लड़के, तो वह सुनते ही कहा कि छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है, इसी से मेरा घर चलता है। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती ने कहा, अच्छा, तुम इस रुपये से क्या करोगे? उसने जवाब दिया कि पहले पेट भर के पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूँगा। उसकी बातें सुनकर मेरा गुस्सा ख़त्म हो गया। मैं अपने ऊपर नाराज़ होकर सोचने लगा कि ओह, मैं कितना मतलबी हूँ। उसके 1 रुपये पाने पर मैं उससे जलन करने लगा था। वह लड़का नमस्कार करके चला गया और हम लोग लता कुंज देखने चले गए। आगे लेखक बता रहे हैं कि उस छोटे से बनावटी जंगल में शाम साय साय करने लगी थी। अस्ताचलगामी यानी डूबते हुए सूर्य की अंतिम किरण वृक्षों की पत्तियों से जैसे मानो विदाई ले रही है। एकदम शांत माहौल था। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर जा रहे थे। रुक रुक कर छोटे जादूगर की याद आ रही थी। सचमुच वह एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? आगे पढ़ते हैं। मेरी माँ यहीं है ना? अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चिथड़ों यानी फटे कपड़ों से लदी हुई काँप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिपकते हुए कहा, माँ। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। मुझे अपने ऑफिस में समय से पहुंचना था। कोलकाता से मन ऊब गया था। फिर भी चलते चलते एक बार उद्यान यानी बाग को देखने की इच्छा हुई। साथ ही साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी। मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा, जल्द लौट आना था। लेखक झोपड़ी के पास खड़े लड़के को देखकर पूछते हैं गाड़ी रोककर कि तुम यहाँ कहाँ? तो वह छोटा जादूगर बताता है कि मेरी माँ यही है ना? अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। उसकी बात सुनकर मैं उतर गया। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री फटे कपड़ों से लदी हुई काँप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिपकते हुए कहा, माँ। यह देखकर मेरे आंखों में आंसू निकल पड़े। आगे लेखक बता रहे हैं कि बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। मुझे अपने ऑफिस में समय से पहुंचना था और कोलकाता से मेरा मन उचट चुका था, मन नहीं लग रहा था।
फिर भी चलते चलते एक बार बाघ को देखने की इच्छा हुई, अभिलाषा हुई। साथ ही साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी अच्छा होता। मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा, जल्द वापस आना था। आगे पढ़ेंगे। 10 बज चुका था। मैंने देखा कि उस निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था। मोटर रोककर उतर पड़ा। वहाँ बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला था, ब्याह की तैयारी थी। यह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में वह प्रसन्नता की तरी यानी नमी नहीं थी। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था तब वह जैसे स्वयं कंप जाता था, मानो उसके रोए रो रहे थे। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसा बटोर कर उसने भीड़ में मुझे देखा। वह जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान यानी फुर्तीला हो गया। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? लेखक यहाँ पे बता रहे हैं कि 10 बज चुका था। मैंने देखा कि उस स्वच्छ धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का खेल का रंगमंच सजा था। मोटर रोककर उतर पड़ा। वहाँ बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला था, ब्याह की यानी शादी की तैयारी हो रही थी। यह सब होते हुए भी जादूगर की बोली में वह खुशी की नमी नहीं थी। जब वह दूसरों को हंसाने की प्रयत्न कर रहा था तो जैसे वह खुद कांप जा रहा था, मानो उसके रोए रोए रो रहे थे। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसा समेट लेने पर उसने भीड़ में मुझे देखा। वह जैसे पल भर के लिए उसमें फुर्ती आ गई है। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? माँ ने कहा है कि आज तुरंत चले आना। मेरी घड़ी समीप यानी नज़दीक है। अविचल यानी स्थिर भाव से उसने कहा। तभी तुम खेल दिखाने चले आए? मैंने कुछ क्रोध से कहा। मनुष्य के सुख दुख का माप अपना ही साधन तो है, उसी के अनुपात से वह तुलना करता है। उसके मुंह पर वही परिचित तिरस्कार की रेखा फूट पड़ी। उसने कहा, न क्यों आता? और कुछ अधिक कहने में जैसे वह अपमान का अनुभव कर रहा था। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। उसके झोले को गाड़ी में फेंककर उसे भी बैठाते हुए मैंने कहा, जल्दी चलो। मोटर वाला मेरे बताए हुए पथ यानी रास्ते पर चल पड़ा। कुछ ही मिनटों में मैं झोपड़े के पास पहुंचा। जादूगर दौड़कर झोपड़े में माँ माँ पुकारते हुए घुसा। मैं भी पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से बे निकल कर रह गया। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए। जादूगर उससे लिपटा रो रहा था। मैं स्तब्ध था। उस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा। लेखक यहाँ पे बता रहे हैं कि मैंने जब उससे पूछा कि तुम्हारा खेल आज क्यों नहीं जम रहा, तब उसने बताया कि माँ ने कहा है कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी यानी समय नज़दीक है। स्थिर भाव से उसने कहा, तभी तुम खेल दिखाने चले आए? मैंने कुछ गुस्से से कहा। मनुष्य के दुख सुख का माप यानी नाप अपना ही साधन है, जरिया है। उसके अनुपात यानी मात्रा से ही वह तुलना करता है, बराबरी करता है। उसके मुंह पर वही पहले जैसा अपमान की रेखा फूट पड़ी थी, दिखाई पड़ रही थी। उसने कहा, क्यों न आता? और कुछ अधिक कहने में जैसे वह अपना तिरस्कार महसूस कर रहा था। पल भर में मुझे अपनी भूल महसूस हो गई। उसके झोले को गाड़ी में फेंककर उसे बैठाते हुए मैंने कहा, जल्दी चलो। मोटर वाला मेरे बताए हुए रास्ते पर चल पड़ा। आगे लेखक बता रहे हैं कि कुछ ही मिनटों में मैं झोपड़े के पास पहुंचा। जादूगर दौड़कर झोपड़े में माँ माँ पुकारते हुए अंदर चला गया। मैं भी पीछे था, लेकिन स्त्री के मुंह से बे शब्द निकल कर रह गया। उसके दुर्बल यानी कमज़ोर हाथ उठकर गिर गए। जादूगर उससे लिपटा रो रहा था। मैं यह देखकर स्तब्ध था, सन्न था। उस उज्ज्वल यानी सफ़ेद धूप में पूरे संसार में जैसे जादू सा मेरे चारों तरफ नाचने लगा है। बच्चों, यह पाठ आपका समाप्त हुआ। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। आगे का पाठ आगे की वीडियो में पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।